हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीए फाइनल लॉ का चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें मैं टॉपिक इसके बुक के अकॉर्डिंगली, जो ये पीडीएफ है मेरे पास इंस्टीट्यूट की, इसके सीक्वेंस में नहीं जाऊंगी, बीच बीच में से टॉपिक्स उठाऊंगी, लेकिन कवर सारा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्या है, डायरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन है। इसमें है कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एक्चुअल में डायरेक्टर्स का मतलब क्या है। आइए देखते हैं क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, board of directors or board in relation to the company means the collective body of the directors of the company. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या बोर्ड है कंपनी के अकॉर्डिंगली मींस कलेक्टिव बॉडी है। मींस टू से कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स है। जैसे कि जब डायरेक्टर्स मतलब कलेक्टिवली मिल जाते हैं देन उसको बोर्ड बोलते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल दिया तो बोर्ड नहीं बोल सकते, बोर्ड बोल दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इट मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आगे है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 34, डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्टर क्या है, मींस द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। The directors are the individuals who are appointed to manage the business affairs of the company. Directors एक ऐसे बंदे होते हैं जिनको कि हम अपॉइंट करते हैं मैनेज करने के लिए बिजनेस के अफेयर्स, बिजनेस के काम के लिए, जो बिजनेस में क्या चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है ना। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हमें पता है जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट की है। उसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, बट उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ना ही कोई माइंड है ऑफ इट्स ऑन। ठीक है, इतना हम सब ने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है। बड़ी बेसिक चीज है कि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है। इसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये किसका कोई फिजिकल बॉडी या माइंड नहीं है। इट नीड्स टू बी मैनेज थ्रू द ह्यूमन बींग्स। ये कैसे मैनेज होता है, थ्रू द ह्यूमन बींग्स। तो the shareholders being owners are physically available to manage their company। जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑनर्स होते हैं, वो फिजिकली अवेलेबल होते हैं मैनेज करने के लिए कंपनी को। मगर बहुत ज्यादा एज देयर नंबर ग्रोथ, जैसे जैसे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऑल ऑफ देम टुगेदर में नॉट बी एबल टू मैनेज द अफेयर्स। देन वो इकट्ठे मतलब नहीं मैनेज कर पाएंगे ना। अब जैसे हम कहते हैं कोई भी काम है, अगर ये बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएंगे और देन वो काम में रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि हम कह देते हैं एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना ये इडियम इंग्लिश में, कि आप सबको एक को काम सौंप दोगे तो भैया आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। तो शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक्चुअल में तो वही मालिक है कंपनी के। इसलिए इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स होने के कारण हम उनको नहीं कह सकते कि आप काम करो। ठीक है ना, वो हालांकि वो ऑनर्स हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए वो मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है ना, मे नॉट बी एबल टू मैनेज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इफ दे डू सो इट शैल बी मिसमैनेजमेंट। देखो वही कह रहा है कि अगर वो कर भी दे तो मिसमैनेजमेंट होगी और कुछ भी नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैज इमर्ज्ड। इसीलिए डायरेक्टर्स का जो कंसेप्ट है ना वो इमर्ज हुआ कि अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो ऑनर्स हैं, वो उनको से तो मैनेज नहीं हो सकती, तो वो भी हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। द डायरेक्टर्स विद इन द परमिसिबल लिमिट मे बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर्स। जो डायरेक्टर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स या आउटसाइडर्स। कोई ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता या सारे आउटसाइडर्स ही लेने हैं, वो कहीं से भी आप ले सकते हैं। legal position of the directors, yes, as regards legal position of the directors in relation to a company, they can be considered both agents and trustees। जो अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें डायरेक्टर्स की उनका कंपनी के साथ, तो वो उनके एजेंट्स भी और उनके ट्रस्टीज भी हैं।
अब एज एजेंट्स वो बाइंड करते हैं कंपनी को एज देयर प्रिंसिपल, बिकॉज वो किसी भी जब ट्रांजेक्शन में एंटर हो जाते हैं, एज सून एज दे एंटर इनटू वेरियस ट्रांजेक्शंस ऑन इट्स बिहाफ, बिकॉज एजेंट क्या होता है, एजेंट वही होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन करे या कुछ भी करे, कोई भी एक्टिविटी करे कि भाई मैं एज एजेंट हूँ और ये मेरा प्रिंसिपल है, उसके बिहाफ पर कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्टर, किसके बिहाफ पर कर रहा है, कंपनी के बिहाफ पर कर रहा है, तो जो डायरेक्टर है वो एजेंट भी हो गया। फिर ट्रस्टीज भी हैं, कैसे देखते हैं आगे, द लॉ ऑफ एजेंसी कम्स इनटू प्ले एंड इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स। ठीक है, हम कर चुके हैं ये चीज। एट टाइम्स द कंपनी इटसेल्फ इज प्रिंसिपल as well as agent in respect of certain acts which cannot be delegated। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि क्या होता है कि जो कंपनी है वो तो प्रिंसिपल है और वो एजेंट भी है उन कुछ कामों के लिए जो कि तुम डेलीगेट नहीं कर सकते हो, आगे असाइन नहीं कर सकते हो। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, लेज डाउन प्रोविजंस रिक्वायरिंग अस to when the company needs to act both as principal as well as agent। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कुछ प्रोविजंस लेके आया है कि जो कंपनी है कब वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का काम करेगी, एक्ट करेगी, एंड व्हेन द डायरेक्टर्स नीड टू एक्ट एज द एजेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, it may be noted that where the directors are empowered to take decisions, जहां पर जो डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ डिसीजंस मिलेंगे, द कंपनी कैन नॉट निगेट देम, फिर कंपनी उनको डायरेक्शंस इश्यू नहीं करेगी कि आप ऐसे करो पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, फिर वो अपना खुद लेंगे, एक्सेप्ट इट मे रिप्लेस द डायरेक्टर्स विद वन ऑफ इट्स चॉइस। हाँ, वो रिप्लेस जरूर कर सकती है डायरेक्टर्स को उसकी चॉइस के हिसाब से। एज ट्रस्टीज द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टीज, ट्रस्टीज ही तो है एक तरह के, बिकॉज जो डायरेक्टर्स हैं उनको भाई जो प्रॉपर्टी है, मनी है, ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह हर चीज का ध्यान रखना होता है बिलोंगिंग टू द कंपनी, जो कि कंपनी की है। इन फैक्ट एज ट्रस्टीज द डायरेक्टर्स आर इन द फिडुशियरी रिलेशनशिप, मींस द बेनिफिट रिलेशनशिप विद द कंपनी है। ऐसे नहीं है कि आपके हवाले सब कुछ कर दिया है तो आप उड़ा दोगे, नहीं। एज ट्रस्टीज उनको एक फिडुशियरी रिलेशनशिप में है कंपनी के, और वो कंपनी का जितना बेनिफिट हो सकता है उसको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, एंड नॉट विद एनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर, एंड इफ सच रिलेशनशिप इज ब्रोकन एंड द कंपनी सफर लॉसेस, और अगर उसने ऐसा फिडुशियरी रिलेशनशिप मेंटेन ना रखा और रिलेशनशिप कहते टूट गया आपका और जो कंपनी है उसको लॉसेस हो गए बिकॉज ऑफ द इलीगल एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स या गलतियां, erring directors will be required to compensate the losses suffered by the company। ऐसा नहीं है भाई मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैंने तो अपना काम किया, जितना हुआ ठीक है, ऐसे नहीं कि अब मेरे से कुछ नहीं होता, लॉसेस हुए तो हुए, मेरे को क्या है, कंपनी को हुए हैं, मैं तो अपना चला, नहीं। फिर ये जो कंपनसेशन है, जो लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, उसको ये डायरेक्टर्स को ये कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरशिप इज एन ऑफिस ऑफ द ट्रस्ट, इसलिए वो ट्रस्ट का ऑफिस है। द डेफिनेशन ऑफ द ऑफिसर इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 ऑफ द एक्ट इंटर आलिया इंक्लूड्स डायरेक्टर which means the director at certain times is also officer of the company। अब हमने किया है जो डायरेक्टर है, पहले तो हमने किया कि वो एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर अकेला नहीं होता, डायरेक्टर का बोर्ड भी हम कह देते हैं। फिर हमने कर लिया कि वो एजेंट भी है, वो कई बार प्रिंसिपल भी होता है, वो ट्रस्टी भी है, उसको फिडुशियरी रिलेशनशिप के लिए रखा जाता है। फिर हम कह रहे हैं कि वो ऑफिसर भी है, और जो ऑफिसर होता है एम्प्लॉय का, एज फार एज सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंसर्न, बिकॉज जो ऑफिसर है एम्प्लॉय होता है कंपनी का और ये काम करते हैं, इनका भी होता है टाइमिंग्स कि आपने इतने बजे आकर यूं काम करना है। तो जो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय भी है, सो फार एज सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज आर कंसर्न्ड। आगे है कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स और सिंपली द बोर्ड। इट इज द बोर्ड विच टेक डिसीजंस एट इट्स मीटिंग्स, ये वो बोर्ड है जो कि डिसीजंस लेता है मीटिंग पे, नॉट एनी इंडिविजुअल डायरेक्टर। वैसे नहीं है कि A B C D E 4 डायरेक्टर्स हैं और वो और 4-5 जो भी है डायरेक्टर्स हैं इंडिविजुअल ले रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बोर्ड है वही डिसीजंस लेता है, मीटिंग्स करवाते हैं वो
कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं होता, इसीलिए उसको क्वारम प्रेजेंस ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स भी रखा जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब ऐसे नहीं ना, इतने एब्सेंट है, इतने आए नहीं, और इतनों को काम है, चल 2 जाने हैं, मिली भगत करी और कुछ भी डिसीजन ले लिया। नो, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसीलिए इन्होंने हर चीज का कुछ रखा है ताकि गड़बड़े ना हो। इन्होंने कर दिया कि प्रेजेंस रख दी, बोर्ड मीटिंग में मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, तभी आप कर सकते हो, प्रिस्क्राइब किए गए हैं ताकि कलेक्टिव डिसीजंस लिए जा सके, अच्छे से कंपनी को चलाया जा सके। एट टाइम्स इफ परमिटेड द डिसीजंस कैन बी टेकन बाय द बोर्ड विदाउट कॉलिंग अ मीटिंग। हाँ, अगर किसी टाइम पे कोई सिचुएशन ऐसी है तो परमिशन है आपको, कोई डिसीजंस जो है वो बोर्ड ले सकता है विदाउट कॉलिंग अ मीटिंग ऑल्सो, बट इन दैट केस टू दे शुड बी आर द कलेक्टिव डिसीजंस। अगर हाँ वो विदाउट मीटिंग डिसीजंस ले रहा है ठीक है, लेकिन जो डिसीजन है वो कलेक्टिव ही होना चाहिए। आगे मैं करूंगी आपके पास डिस्क्वालिफिकेशन। पेज 1.30 पे है ये मॉड्यूल के। चैप्टर हम सारा कवर करेंगे, लेकिन सीक्वेंस हम बुक मॉड्यूल का नहीं फॉलो कर सकते। सीक्वेंस आपको मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये देखिए, ये पेज 1.30 पे है, आप नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये अभी ये करवाना शुरू कर रही हूँ बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं हम, डिसक्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कि अब आपने कह दिया कि भाई डायरेक्टर की ज़रूरत है, कलेक्टिव बॉडी है, डायरेक्टर के बिना हम नहीं ले सकते डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, मीटिंग्स हेल्ड होनी चाहिए। तो लेकिन अब डिसक्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है ना। ऐसे तो ठीक है, आप कोई भी कह देगा कि मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ, जो आप नॉमिनेट कर दोगे, लेकिन फिलहाल हम कहते हैं कि आप किसको नहीं अपॉइंट कर सकते, ठीक है ना। कि क्या लिखा है इसमें कि कौन अपॉइंटमेंट के योग्य नहीं है, कौन डिसक्वालीफाई है। दिस इज सेक्शन 164, that is 164. Section 164 of the Companies Act 2013 contains disqualifications. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सेक्शन 164 है जो कि डिस्क्वालिफिकेशंस का है। इस डायरेक्टर का, पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ, जो कोई बंदा है एलिजिबल डायरेक्टर ऑफ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी नहीं होता इफ ही सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डिस्क्वालिफिकेशंस। जो भी ये नीचे बताएंगे, अगर कुछ ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन से वो उन पे जो चीजें लागू हो रही हैं तो वो नहीं बन सकता। As the law does not specify any professional or educational qualification of the director. लॉ ने कुछ नहीं कहा कि बंदा हमको सीए चाहिए या बंदा हमको ये चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्टर की। और रिक्वायर्स हिम टू होल्ड रिक्विजिट नंबर ऑफ द क्वालिफिकेशन शेयर्स, या फिर भाई इतने तो शेयर्स होंगे ही तभी तुम डायरेक्टर बनोगे, नहीं, लॉ ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। एक्सेप्ट दैट इज अ जर्नल रूल। एक जर्नल रूल क्या है, एनी पर्सन डिजायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शुड हैव बीन अलॉटेड अ डिन, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम डिस्क्वालिफिकेशन पर ही फोकस करेंगे। तो जो पर्सन है उसके पास डिन होना चाहिए और वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 स्टेट्स that the person shall not be appointed as a director if he is of unsound mind। अब बंदा पागल है कोई, ठीक है ना, जिसका दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा, उसका माइंड अनसाउंड है। अनसाउंड समझते हो ना, कि खराब है, साउंड नहीं है। अब भाई वो बंदा क्या डायरेक्टर करेगा, वो क्या कंपनी संभालेगा, खुद को तो वो संभाल नहीं सकता, कंपनी क्या संभालेगा, है ना। एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कंट्रेक्ट। अच्छा, फिर अब तक क्या है, अब सपोज मैं आपको कहती हूँ कि भाई ये तो बंदा ना पागल है। अब डजंट मीन मैंने कह दिया पागल है तो वो पागल थोड़ी ना हो गया। अब हम आम भी अपनी रोजमर्रा की लाइफ में किसी को भी बोलते हैं यार ये तो पागल है, इट डजंट मीन वो बंदा पागल है। पागल वो तभी तक पागल है अगर वो, जो कोर्ट है वो डिक्लेयर करेगी, मतलब जो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ एबीसी बंदा पागल है, तभी एबीसी बंदा पागल है। आपके मेरे या किसी और के कहने से वो बंदा पागल नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तभी यहाँ पर लिखा है he is of unsound mind and stands so declared by the competent court। ठीक है ना, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है कि ये बंदा वाकई ही पागल है।
ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब क्या है, अब सपोज किसी की जो एसेट्स हैं, वो कम रह गई और लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, तो भाई बंदे का दिवाला निकल गया। ठीक है, अब दिवाला निकल गया तो हो क्या सकता है कि कोई कह दे कि भाई कोर्ट में चला जाए कि ऐसे करके इस फलाने बंदे का तो मतलब कि ऐसे दिवाला निकल गया, मुझे मेरे पैसे हैं, ड्यूज हैं, जो भी हैं। अब कोर्ट क्या, या फिर बंदा खुद भी जा सकता है। ठीक है ना, अब कोई और अगर तो कोई और शिकायत करेगा तो क्या होगा, बेसिकली उसकी जांच पड़ताल होगी कि वाकई ये बात है नहीं है। लेकिन अगर बंदा खुद जाएगा, भी बंदा कह रहा है मैं तो लुट गया भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पीछे तो बड़े लेनदार पड़े हुए हैं, आप मेरा पीछा छुड़वाओ, मेरी एसेट से जो रियलाइज होता है, जिसको जो प्रपोर्शन में आ रहा है, चाहे 50% आ रहा है, 60% जितना आ रहा है, आप दो और मेरा पीछा छुड़वा दो। ठीक है ना, तो ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो वो जो है ना अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, तो उसको जो कोर्ट है वो डिस्चार्ज कर चुकी हो कि भाई अब तू ठीक है, हमारी तरफ से आजाद है, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना पॉइंट, कि कि जो बंदा है वो उसके ऊपर ऐसा कुछ भी ना चल रहा हो, वो बंदा इन चीजों से फ्री हो गया चुका हो कोर्ट से। He has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। अब यहाँ पर क्या पता है क्या है, उसने खुद ही बोल दिया कि मेरा तो दिवाला निकलने वाला, उसने एप्लीकेशन दे दी और उसकी भी पेंडिंग है। अब पेंडिंग के बीच में तो तुम ऐसे नहीं ना, एक तरफ तो तुम पेंडिंग एप्लीकेशन दे ही जा रहे हो और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो हम डायरेक्टर बन जाए, है ना। ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई, तेरी अगर इतनी हालत खराब है, पहले तो अपना वो सिमटा, और जब जब तेरे को पता ही है, तूने अपनी एप्लीकेशन ही दे दी, फिर तुम नहीं बन सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर अगर कंपनी, अगर जो कोर्ट है वो डिस्चार्ज कर देगी बंदे को, तब तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक वो अनडिस्चार्ज है, जब तक जो कोर्ट है मतलब उसको काम चल रहा है कि भाई तेरी एसेट से इतना रियलाइज होगा, वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तब तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। लेकिन जैसे ही वो डिस्चार्ज हो गया, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैज बीन अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, और उसकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग होगी, उसने खुद ने दी हुई है अगर। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। अब इसमें क्या है, उसको कोर्ट ने पकड़ लिया किसी जुर्म में, किसी भी अपराध में, ठीक है, और उसमें कोई मॉरल टर्पिट्यूड था। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे कि पब्लिक को नुकसान होता था, जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं थी, कुछ भी उसका था, और अदरवाइज या वैसे भी उसने कोई कांड किया है, कुछ काम ऐसा कर दिया कि भाई उसको कोर्ट ने पकड़ लिया एंड sentenced टू imprisonment फॉर नॉट लेस देन 6 months। अब वो जेल तो गया है, नॉट लेस देन 6 months, मिनिमम 6 months, and a period of 5 years has not been elapsed from the date of the expiry of the sentence। अब इसको ध्यान से देखेंगे, मतलब सपोज पहली बात तो ये ध्यान में वाली, अगर कोई कोई कांड करेगा, कोई अपराध करेगा, तभी उसको पुलिस लेके जाएगी ना। पहले इतनी तो बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये थोड़ी ना हम सोचेंगे वो जेल में सैर करने गया है। अगर कुछ किसने कुछ किया है, ऑफेंस है, तभी उसको इम्प्रिजनमेंट के तक पहुंचेगा ना, वो उसको पुलिस लेके जाएगी। अच्छा, अब उसको पुलिस ले गई है, अब पता है क्या है, सपोज कोई भाई छोटी मोटा कुछ गड़बड़ हो गई उससे, तुम 2-4 महीने जेल की हवा खाए तो वो मैटर नहीं करता। तो मिनिमम अगर वो 6 महीने के लिए मतलब कि है अगर अंदर जा रहा है, तो वो फिर डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा। मतलब अगर उसको डिस्क्वालिफिकेशन में आना है तो वो 6 महीने के लिए तो कम से कम अंदर जाए ना। समझ गए। फिर एंड अ पीरियड ऑफ, अब अच्छा मिनिमम मैंने बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला। अब सपोज एक बंदा है एबीसी, ठीक है, एबीसी बंदे ने कोई कांड कर दिया, उसको हो गई है जेल। अब भैया वो बंदा जेल में 6 महीने काट लिए उसने, ठीक है, और 6 महीने जो है उसने मतलब 6 महीने से ज्यादा पीरियड, चलो 7-8 महीने कितने भी कह लो आप, तो जब वो जेल से आएगा, उसके जेल में आने के बाद से 5 साल तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रहती है। जरा ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को। कोई भी बंदा जो कोई भी कांड कर देगा, पब्लिक जो मॉरल टर्पिट्यूड के खिलाफ होगा या फिर अदरवाइज कुछ भी कर देगा और उसको जेल हो रही है, अगर तो जेल हो रही है लेस देन 6 मंथ्स, तो बस भूल जाओ, फिर कुछ भी नहीं है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। कुछ छोटी मोटी गलती, चलो भाई 2-4 महीने जा आया, छोड़ दो बात को, भूल ही जाओ। लेकिन
अगर वो 6 महीने तो जाता ही जाता है कम से कम, और उससे ज्यादा उसका पीरियड है, तो सपोज 8 महीने का है, तो वो जैन में गया था तो 8 महीने बाद रिलाइज होके आया, जब वो रिलीज हो जाएगा ना, तो उसके 5 साल तक, ये देखो क्या लिखा है, पीरियड ऑफ 5 years इज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। जिस दिन वो जेल से आएगा उसके 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई ही रहेगा। उसके बाद है, however in a case a person has been convicted of any offense and sentenced in respect thereof the imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be appointment as a director in any company। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि सपोज जो ये बंदा है ना, ये भाई इतने इतना कुछ बड़ा कांड कर दिया है कि ये 7 साल और ज्यादा के लिए अंदर गया जेल में ये। अब जब भी ये बाहर आएगा ना, तो ये अब किसी भी कंपनी में कहीं पर भी ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, जो ये परमानेंटली आप कह सकते हो डिस्क्वालीफाई हो गया। बिकॉज आप खुद सोच कर देखो, वही 7 साल के लिए बंदा अंदर जा रहा है, तो कुछ तो उसने बड़ा गड़बड़ की होगी ना। अगर उसने ज्यादा बड़ी गड़बड़ की है तो ऐसे गड़बड़ वाले बंदे को अपना डायरेक्टर क्यों बनाए, है ना। ठीक है, उसके बाद है, एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट। अब पता क्या है, कोर्ट ने कह दिया कि बंदा ये ना भैया डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तुम इसको अपॉइंट ही नहीं कर सकते, तो भी अब ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा ना। he has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him। अब and 6 months have been elapsed from the last day fixed for the payment of the call। अब पता क्या है, शेयर्स थे भाई साहब के पास, जो डायरेक्टर जी थे। अब उन्होंने क्या किया, अनपेड जो उनकी कॉल थी ना, सारी पेड नहीं थी, जो अनपेड कॉल थी उनको बोला, जैसे सपोज 10 में से उसने 7 रुपीज दिए हुए थे, कंपनी को जरूरत थी, प्रोजेक्ट लगाने थे, 3 रुपये मांग लिया उसने। कंपनी ने बोला कि 3 रुपये मुझे दे दो, हमें पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू 10 थी कि चाहिए हमें पैसे। वो बंदा कहता ना जी मैं तो पैसे दूंगा नहीं। अब अच्छा, अब इसमें भी तुम दो चीजें सोचो। पहली बात, वो बंदे ने पैसे दिए नहीं भाई, तुमने कह दिया 12 जून ना लास्ट डेट है, 12 जून तक पैसे दे दो। भाई अगले के घर में कुछ हो गया, कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया, कुछ अगले का कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो नहीं ना तुमने 12 जून बोल दिया, 13 जून को तुम कहेंगे तुम तो डिस्क्वालीफाई हो गए, 12 जून तो तेरी लास्ट डेट थी पेमेंट की, तूने तो भाई हमको पैसे दिए नहीं, जय सिया राम बाय बाय। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। भाई कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने ना एक ग्रेस पीरियड दे दिया कि भाई कुछ कई बार किसी के साथ कुछ भी ट्रेजेडी हो सकती है, तो 6 मंथ्स दे दिए इन्होंने कि आपके अगर जब भी आपने जो लास्ट आपको पेमेंट की डेट है उसके बाद से जब 6 महीने हो जाए ना, तब अगर 6 महीने बीत गए तब भी आपने नहीं दिया, तब फिर जाके आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है, अच्छा फिर चाहे वो शेयर्स इसने इंडिविजुअली लिए हो चाहे ज्वाइंटली। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सपोज एबीसी ने पीक्यूआर के साथ मिलके शेयर्स ले लिए। अब एबीसी ने तो अपने भाई उसने बोला कंपनी 3 रुपए पर शेयर मांग रही है, 1000 शेयर्स है, लो भाई मैंने तो अपना 3000 दे दिया। अब जो ये पीक्यूआर है ये कहता मैं तो नहीं देता। ठीक है, या फिर जो अगर पीक्यूआर है वो कहे कि मुझे तो देने नहीं है पैसे, आप ज्वाइंट ऑनर हो। ठीक है, आपका आपका अगर टोटल सपोज 3000 देना था, आपने अपने हिस्से के 1500 दे दिए, चलो ये मानो, और उसके रह गए 1500 रुपया। अब वो कह रहा है मैं तो नहीं देता, पीक्यूआर कहता है लगा ले जोर भैया मैं नहीं दूंगा पैसे। लेकिन आपने ऐसे साथी क्यों बनाया जो आपको बाद में परेशान करे, इट मीन्स आपको अकल ही नहीं है। तो आपको जब इतनी अकल नहीं कि ऐसा डायरेक्टर पार्टनर हमने चूज करना है जो आगे जाके गड़बड़ियां करता है, तो आप क्या कंपनी चलाओगे, कहाँ कंपनी चलाओगे, आप तो कंपनी आप चला ही नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप ज्वाइंटली भी ऐसे करते हो ना, कि आप ज्वाइंटली मिलके भी 6-6 महीने तक आप अपनी तो पैसे नहीं दे रहे हो कंपनी के, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ना। आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो भैया, आपको अकल होनी चाहिए कि आपने 6 महीने बीत गए, लास्ट जो डेट फिक्स किया था पेमेंट का, और आपने ना आपके पार्टनर ने भी नहीं दिया, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ही हैज बीन convicted of the offense of dealing with the related party transactions under section 188 at any time during the last preceding 5 years। अच्छा, अब वो फिर पकड़ा गया किस अपराध में, कोई थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे थे सर जी, और अंडर सेक्शन 188 है ये ना, आगे डिटेल में पूरा आएगा, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लेंगे। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 years।
ठीक है ना, पिछले 5 सालों में कभी भी उसने ये कांड किया हो और वो पकड़ा गया हो तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उसकी एज अ डायरेक्टर। He has not complied with section 152 subsection 3 which requires a director to have a director identification number DIN। फिर वही बात, डिन तो चाहिए ही चाहिए ना, अब उसके पास जिसके पास डिन ही नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता ना, जिसने कॉम्प्लाई ही नहीं किया। इसके ऊपर भी, हाँ, डिन के ऊपर भी पूरा डिटेल में आएगा कि उसके पास जो डायरेक्टर उसके पास तो डिन होना ही चाहिए, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक रीजन है। He has not complied with the provisions of the section 165 subsection 1 relating to holding of the specified number of directorships। अब जो specified number of directorships का जो है, उसने उससे ज्यादा जो गड़बड़ कर रहा है वो, तो भी जो है वो डिस्क्वालीफाई की लिस्ट में आ जाएगा। अब पता क्या है, अब ये कह रहे हैं सब सेक्शन जो 2 है सेक्शन 164 का, वो प्रिस्क्राइब करता है डिस्क्वालिफिकेशंस जो कि अटैच कर देते हैं पर्सन इफ ही इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी व्हिच इज कमिटेड डिफॉल्ट एज अंडर। ठीक है, अगर वो अटैच कर दी जाए पर्सन के साथ, चाहे वो डायरेक्टर है और जिसने कि डिफॉल्ट किया है, क्या है, his company has not filed the financial statement of the annual returns for any continuous period of the 3 years। अब अच्छा, अब मेरी बात सुनो, पहले ना मैं तुमको, ठहरो 1 मिनट रुको, पहले मैं तुम्हें ऊपर वाला थोड़ा अच्छे से करवा दूं। हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं, राइट। डिस्क्वालिफिकेशन में अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा समझाऊं या मोटा मोटा मैं रिवाइज करें हम, तो हमने कहा बंदा पागल नहीं होना चाहिए। अच्छा, पागल सिर्फ हमारे कहने से नहीं, कोर्ट ने बोला बंदा पागल है भैया, तो ही नहीं हम रखेंगे। जो बंदा इंसॉल्वेंट है भाई, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसने एप्लीकेशन दे रखी है, तू कहाँ से डायरेक्टर बनेगा भाई, तो अपना निपटा। अच्छा, फिर वो बंदा जो किसी और ने बोल दिया कि भैया इसके पास तो पैसे नहीं है, मेरा करवाओ हिसाब किताब, मेरे तो इसने इतने ड्यूज हैं, ये है वो है, और वो उसका चल रहा है, उसको कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं किया, तो ये पॉइंट बन गया। फिर उसको ना, उसने कोई कांड कर रखे हैं, उसको जो जेल है वो अगर तो 7 साल से ज्यादा है तो परमानेंटली वो कहीं नहीं बन सकता, लेकिन अगर उसको 6 महीने से कम है तो कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन 6 महीने से ज्यादा है तो जिस दिन उसकी छुट्टी होगी, जिस दिन वो रिलीज होगा, उसके 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन में कुछ कांड ना करे हों, और उसने कॉल्स भी अपनी देनी चाहिए, है ना, और किसी का डायरेक्ट कोड देना बोल दिया हो कि भैया ये तो डिस्क्वालीफाई है। और क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो इसके अलावा एडिशनल हैं, अब ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने फाइल ही नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई तुम डायरेक्टर किस लिए बने हो वहां पर, सैलरी लेने के लिए सिर्फ नहीं ना, तुम्हारा काम भी तो है ना। तुम्हारी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं भरी, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल ही नहीं करी, एनुअल रिटर्न्स ही नहीं भरी, वो भी कॉन्टिन्यूस 3-3 सालों के लिए, मतलब हद हो रही है, 3-3 साल के लिए तुम भर नहीं रहे हो हैं। या और दिखाए वर्ड देखो, और या उसकी कंपनी ने रीपे ही नहीं किए डिपॉजिट जो कि उसने एक्सेप्ट किए थे, या फिर इंटरेस्ट नहीं दिया, या और टू रिडीम एनी डिबेंचर्स ऑन द ड्यू डेट, रिडीम नहीं किए, कोई इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं दिया, कोई डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था, कोई फेलियर हो रहा है, मतलब कि तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम्हारे से कंपनी संभल नहीं रही है। इसका मतलब ही यही है, ना तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भर रहे हो, ना तुम्हारा एनुअल रिटर्न्स आ रही हैं। देखो यहाँ पर भी और है, ये भी ध्यान रखना, ये भी और है, ये मत सोचने लग जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल, नहीं, ये गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स। अच्छा, फिर भाई वो बंदा पैसे नहीं दे रहे हैं, कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो रिडीम नहीं कर रहे हैं, रिपे नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, डिविडेंड नहीं कर रहे हैं, रिडीम नहीं कर रहे हैं, तो इन बोथ the above cases of default, the director concerned shall not be eligible to be reappointed as a director of such defaulting company। ऐसी कंपनी का बंदा कहता है भाई तेरा डायरेक्टर कौन है, तू इतने कांड कर रहा है, तेरा डायरेक्टर कौन है, तो वो जो बंदा है एलिजिबल नहीं होता, और अपॉइंटेड इन सम अदर कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years from the date on which the said company has committed default। अब देखिए, हमने ऊपर जो ये पागल वाली जो कोर्ट के इंसॉल्वेंट वाली ये करी, ये एडिशनल है डिस्क्वालिफिकेशन, वो तो है ही है, ये एडिशनल है। ये वो कह रहे हैं कि जो भी कोई पर्सन है उसने अगर डिफॉल्ट कर दिया हो, समझ गए ना, तो एक तो हमने एनुअल रिटर्न्स का कर लिया या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कर लिया, उसने कुछ दिया नहीं,
फिर इन दोनों केसेस ऑफ डिफॉल्ट में वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर कंसर्न्ड है वो एलिजिबल नहीं होगा रिअपॉइंटमेंट के लिए, कि तुरंत तेरा देख लिया हाल जो तूने काम किया है कंपनी में, ठीक है। एज अ डायरेक्टर ऑफ सच डिफॉल्टिंग कंपनी, उसी कंपनी का वर्डिंग आप बहुत ध्यान से देखो। अब कोई भी कंपनी है, सपोज एक्स वाई जेड इज अ कंपनी, उसके साथ उसके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उसका कांड कर दिया भाई, नहीं भी फाइल की उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी 3-3 साल की, तो जो उसका जो भी डायरेक्टर है तो उसको बंदा कहेगा भाई तेरे बांधे हाथ, ठीक है ना, तू जा, तेरे को हम क्यों रीअपॉइंटमेंट करें, तेरा तो देख लिया हमने हाल क्या किया तूने। Or appointment in some other company for a 5 years from the date on which the said company has committed default. और अगर अच्छा तो ये नहीं ना भैया इस कंपनी से निकले दूसरी में अटके, ना जी ना, 5 साल करो इंतजार, 5 साल के लिए उस डेट से, जब से जो कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, 5 साल तक तुम कहीं पर नहीं जा सकते, वो सेम कंपनी तो रखेगी नहीं, रखेगा अब दूसरा भी नहीं 5 साल तक तुम्हें, ठीक है। आगे है, however in case a person is appointed as the director of the company which has committed default as per clause A or clause B above, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment. अच्छा अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अगर जो पर्सन है वो अपॉइंटेड कर दिया एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसने डिफॉल्ट कर दिया एज पर क्लॉज ए या बी, he shall not incur the disqualification for the period of 6 months from the date of his appointment. पता है इसमें क्यों है, मैं बताती हूँ आपको। अब भाई बंदा है, नया आया, ठीक है, पहले ही कांड हो चुके थे, अब देखा भाई ऐसे करके कंपनी का तो बहुत बुरा हाल है, अब तुम बोलो तुम तो डायरेक्टर हो, तो चलो भाई तेरी छुट्टी, भाई वो आया तो है बेचारा, अब उसको उसकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ऐसे तो कोई जॉब ही नहीं पकड़ेगा, बंदा कहेगा भाई मैं तो फंसी जाऊंगा अगर मैं जाऊंगा तो, है ना। तो अगर क्या होगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी 6 महीने उसकी अपॉइंटमेंट के लिए से, तो इसलिए उन्होंने ये क्लॉज डाल दिया कि भाई कम से कम बंदे को 2-4 महीने समझने भी लगते हैं, डिसीजंस भी लेता है बंदा, तो 6 महीने का डाल दिया कि अगर 6 महीने से मतलब वो रॉ है ना तो उसको नहीं हम करेंगे, अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया ना तो नहीं बख्शेंगे, समझ गए ना। अब हमने डिस्क्वालिफिकेशन में क्या किया है, अगर मैं दोबारा से आपको एक बार नटशल में डाल दूं, 2-4 मिनट में ये रिवाइज हो जाएगा, बंदा पागल नहीं होना चाहिए, एज पर कोर्ट जो बंदा है वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अगर अनडिस्चार्ज होगा तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, वो डिस्चार्ज होना चाहिए, वो बंदा जो है वो किसी ने बोला ना हो कि उसकी एप्लीकेशन है उसने खुद ने ना फाइल की हो कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो रहा हूँ, उसने कोई ऐसा कांड ना किया हो, मॉरल टर्पिट्यूड गया और उसको जेल 6 महीने से ज्यादा हुई हो, फिर उसकी जो जेल है उसकी जब वो आएगा तो उसके 5 साल तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी, फिर उसके बाद अगर 7 साल से बड़ा कांड किया तो परमानेंटली बाय बाय छुट्टी टाटा, आपको अब नहीं बन सकते, और या फिर कोर्ट ने कह दिया ना जी ना अब नहीं है, आप तो डिस्क्वालीफाई, उसने अपनी कॉल्स नहीं दी, उसके और जॉइंट वाले पार्टनर ने नहीं दी, उसको थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की डीलिंग में पकड़ लिया गया, या फिर उसके पास डिन नहीं है, ठीक है, तो या फिर जो है उसके पास डायरेक्टरशिप्स का प्रॉपर नहीं है, बहुत ज्यादा कर रहा है वो उसमें भी, और या उसके बाद वो बना हुआ है तो उसने अपने रिटर्न्स या फिर एनुअल रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरी, वो भी 3 साल के लिए, और उसने कोई ड्यूज जो है ये रिडीम नहीं पे की है या फिर इंटरेस्ट नहीं दिया तो भी, लेकिन 6 महीने तक जिसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसको बख्श दिया जाएगा, 6 महीने से ज्यादा वालों को ले लिया जाएगा। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आज खत्म हुए हैं, फिर से मैं नए टॉपिक्स के साथ आपके पास आऊंगी, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।